हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो सेशन है हम लोगों का हिस्ट्री का सेशन होने वाला है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले थोड़ा परिचय हो जाए। मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अध्ययन अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, और यह जो है दो पार्ट में होने वाला था। मैंने आपको बताया था यह पार्ट 1 हो चुका है और यह जो है पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में कुल 15-16 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन किया था और इसमें भी हम लोग 10-12 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। चूंकि चैप्टर काफी बड़ा है और बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग कोई भी क्वेश्चन स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। 2024 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन इतनी है कि वह जो है हिंदी माध्यम के बच्चे हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड बोर्ड के बच्चे हो सकते हैं। सेशन की बात करें, अपने शेड्यूल की बात करें, तो शेड्यूल है हमारा आज जो सैटरडे है और इसके हिसाब से आज हिस्ट्री की क्लास होने वाली है और क्लास जो होती है 8 बजे डेली शाम में होती है। बहुत सारे बच्चे नए भी जुड़ते हैं जिनको पता नहीं होता, इसलिए बताना जरूरी है कि 8 बजे शाम में भी क्लास होती है। उसके बाद अगर सेशन से अच्छा लगे तो लाइक शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और क्वालिटी कंटेंट जो है ना यह आपको इस सेशन पे मिलेगा। क्वांटिटी नहीं मिलेगा, भर भर के कंटेंट नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके। उन चीज़ों पे मैं फोकस नहीं करता जो चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछती हैं या आपके सिलेबस में उतना डेप्थ में जाकर नहीं बताया गया है। जितना सिलेबस में बताया गया है मैं उसी को फोकस करता हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसलिए 12th का सिलेबस निर्धारित है, आपको उतना ही पढ़ना है और उसी में से आपका एग्जाम में जो है ये पूछा जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जितना डिटेल में जाने की ज़रूरत है उतना डिटेल में जाके मैं आपको बता दूंगा, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होने वाली है। इतना आप लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो सेशन को अपना आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कहीं और कमेंट नहीं। उस समय जब आप चैटिंग करते रहते हैं वो लाइव सेक्शन का सेशन है, ठीक है, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर पे हम लोग चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सातवाहन कौन थे। क्या क्वेश्चन है हमारा? सातवाहन कौन थे। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है सातवाहन के बारे में। सातवाहन कहीं बाहर के नहीं बल्कि स्वदेशी मूल के थे, यानी कि अपने भारत के ही थे। 60 ईसा पूर्व में। और जो 60 आप लिखिएगा नंबर में ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे मत लिखिएगा। ऐसे क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ऐसे अगर आप लिखते हैं तो एक शब्द में लिखा जाएगा जो उतना ज्यादा नजर में नहीं आएगा। किसी एग्जामिनर को जो चेक कर रहे होंगे उनके नजर में उतना ज्यादा नहीं आएगा। और अगर आप नंबर्स लिखते हैं ऐसे, जहाँ 5 है वहां 5 ऐसे नंबर्स लिखते हैं, तो ये ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा मतलब क्या होता है, इफेक्ट करता है, एकदम से नजर जाता है अच्छा कोई नंबर लिखा गया है। तो ऐसे करके नंबर लिखना है आपको, वर्ड में नहीं लिखना है। मैं सजेस्ट करूंगा वर्ड में ना लिखें आप लोग, बाकी आपकी मर्जी। तो 60 ईसा पूर्व जो है कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को मार दिया गया था। किनके द्वारा मारा गया था? सिमुक ने मारा था और उनको मार करके सातवाहन वंश की स्थापना कर दी थी। कब? 60 ईसा पूर्व में। सातवाहनों ने गोदावरी व कृष्णा नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को जीता था, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश का इलाका है। इसलिए इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि हम मेरा जो क्वेश्चन होता है या कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिफरेंट जरूर मिलेगा। जो मार्केट में अवेलेबल क्वेश्चन आंसर के बुक हैं, नोट्स हैं, या जो भी कह लीजिए, जो जो भी है क्वेश्चन बैंक के, सबसे थोड़ा सा जरूर अंतर मिलेगा। इसलिए आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। आपके पास अगर कोई बुक होगी तो, और आपके पास अगर कोई नोट्स बना हुआ होगा सेम चैप्टर का, तो आप उस चैप्टर का बुक पढ़ मतलब बुक से वो चैप्टर पढ़िए, उस चैप्टर का नोट्स पढ़िए, क्वेश्चन आंसर पढ़िए। और जो आपने अपने हैंड राइटिंग में बनाया है वो पढ़िए। दोनों में बहुत अंतर होता है। अपने हैंड राइटिंग में जो भी आपने लिखा होगा, जो भी आपने क्वेश्चन आंसर बनाया होगा, वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा और बहुत जल्दी आप उसका रिविजन कर पाते हैं। ये बात आप करके देखिएगा, बहुत ज्यादा आपको जो है ना डिफरेंट पता चल जाएगा दोनों में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। 2014 में उत्तराखंड के बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, और चूंकि 2 नंबर में पूछा गया है और हिस्ट्री में बताया जाता है, हिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि जो मैक्सिमम 50 शब्दों में आंसर करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके आंसर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 शब्दों में कह रहा है आप 150 शब्दों में लिखे जा रहे हैं और 2 ही नंबर आपको मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो मैक्सिमम जो है 50 शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों में लिखकर आप अपना आंसर कंक्लूड करिएगा। आंसर है हमारा, मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था, यानी कि लोगों का यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था प्रशासनिक व्यवस्था में। वहां मौर्य काल की बात की जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीयकृत थी, परंतु इसे निरंकुश नहीं कहा जा सकता, यानी कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो राजा के हाथ में था, लेकिन मंत्री परिषद भी होता था जो राजा को सलाह देता था, और राजा से ऐसी उम्मीद की जाती थी कि मंत्री परिषद की सलाह से काम करे, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वह निरंकुश नहीं था। कौटिल्य ने, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, उन्होंने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया था। इन सप्तांगों में कौटिल्य ने राजा को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया, प्रदान किया, सर्वोच्च स्थान प्रदान किया, तथा शेष को राजा के अलावा जो मंत्री थे, जो अधिकारी थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, इन सभी को अपने अस्तित्व के लिए राजा पर निर्भर बताया। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया। 2 नंबर में है, इतना ही लिखना है। इससे ज्यादा अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाह रहे हैं। मैं हमेशा बेस्ट देने की अपनी कोशिश करता हूं, इसलिए मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी अपना बेस्ट दें। जो होना होगा वो होगा एग्जाम के बाद, लेकिन अपना बेस्ट देकर के आइएगा एग्जाम में, जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने में आएंगे तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्यकालीन नगर प्रशासन पर प्रकाश डालिए। 2013 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन की जो सबसे अच्छी जानकारी मिलती है, ये मेगास्थनीज की बुक जो है इंडिका, इससे मिलती है। तो हम मेगास्थनीज को ही यहाँ पे कोट करने वाले हैं। कोट कहने का अर्थ है मेगास्थनीज ने क्या कहा था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन प्रबंधन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, एक समूह करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था, यानी कि प्रत्येक समिति में 5-5 लोग होंगे, तभी तो 6 × 5 करेंगे तो 30 होगा हमारा। तो प्रत्येक समिति में 5-5 लोग थे, और इन समितियों का कार्य जो था यह अलग अलग था। आप समितियों के नाम लिख सकते हैं, उसके सामने उनका कार्य लिख दीजिएगा, जो मुख्य कार्य था। जैसे शिल्पकार समिति यहाँ पे लिखा गया है, कला कौशल की देखभाल करना इनका कार्य था। दूसरा है वैदेशिक समिति, जो विदेशी मेहमान होते थे, जो विदेशों से लोग आते थे, उनके लिए निवास, कहाँ वो रहेंगे, क्या भोजन करेंगे, इनका प्रबंध करना वैदेशिक समिति का कार्य था। तीसरा है जनसंख्या समिति, किनकी किसका जन्म हुआ, किसकी मृत्यु हो गई, इसका लेखा जोखा इस समिति के पास रहता था। चौथा है वाणिज्य व्यवसाय समिति, नाम से ही पता चलता है वाणिज्य, यानी कि माप तौल से संबंधित जो भी लोग कारोबार करते थे, उनके 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 देखभाल की जो जिम्मेदारी थी इन्हीं समिति पर थी। पांचवा है वास्तु निरीक्षक समिति, यानी कि जो वस्तुओं का निर्माण होता था उसकी गुणवत्ता की जांच पड़ताल करना इनका काम था। और छठा था कर समिति, जो भी बिक्री होती थी उसके एवज में जो कर लिया जाता था ये समिति वसूला करती थी। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ जाए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लासेस चल रही है, ताकि जो नए बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता है कि यहाँ पे इतना वैल्यूएबल कंटेंट दिया जा रहा है, उनको भी पता चल जाए कि यहाँ बहुत ही अच्छे से क्लास चल रही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 2011 और 14 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया है। जो वर्ड हाइड हो रहा है मैं खुद को हाइड कर लूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी के बारे में देखते हैं, और जब आप ऐसे करके लिखते हैं ना तो आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबर आपको इसके मिलेंगे और 1 नंबर इसके मिलेंगे, दोनों दोनों मिलाकर के 2 नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो, अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट एक पैराग्राफ में लिख देते हैं, तो शायद 1.5 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, लेकिन जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना है। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी की बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, हम सभी जानते हैं, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके। यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर,
उसने भी चंद्रगुप्त के साथ युद्ध किया था, लेकिन चंद्रगुप्त ने युद्ध में उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री थी हेलेना, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। तो जीवनी लिखना, लिखने के लिए हम बहुत लिख सकते हैं, लेकिन कितना नंबर में पूछा जा रहा है और वर्ड की सीमा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, लिखने के लिए पूरा 5 नंबर में सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी लिखी जा सकती है, लेकिन 2 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। और साथ ही साथ इसकी उपलब्धियां भी पूछ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपनी विजय उपलब्धियों से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी जो वो युद्ध करते थे और युद्ध को जीतते थे, जीतने के बाद उस प्रांत को मगध साम्राज्य में मिला लेते थे, जिस वजह से मगध साम्राज्य बहुत ही विशाल होता चला गया। विशाल मौर्य साम्राज्य का पश्चिम में अफगानिस्तान, जो आज का अफगानिस्तान है, वहां से लेकर के पूरब में भारत का जो राज्य असम, यहां तक फैला था, और साथ ही साथ उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। इतना बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, मगध साम्राज्य। तो बस 2 नंबर में है, इतना ही लिखिएगा, इससे ज्यादा नहीं लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं। यकीन मानिए, इस तरह का आंसर आपको कहीं भी लिखने को, देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि बहुत ही मेहनत करके लाया गया आप लोगों के लिए आंसर है। क्यों मैं इतना मेहनत करता हूं? ताकि आप बहुत ज्यादा अच्छा कर पाए एग्जाम में, और साथ ही साथ अच्छे तरीके से सोच पाए। अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर आता है, क्वेश्चन आता है जो आपने चैप्टर में पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन आंसर के रूप में नहीं किया है, तो आप लिख सके इस तरह के आंसर। इसलिए मैं इतना ज्यादा मेहनत करता हूं आपके लिए। सॉरी। हमारा क्वेश्चन है आगे, कनिष्क प्रथम की जीवनी एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और क्यों प्रीवियस ईयर करवाता हूं? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, ये रिपीट होते हैं। 60, 70, 80% तक ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आंसर करेंगे हम लोग, चीन में महादीवार बनने के कारण, चीन में जो चीन की जो विशाल दीवार बनाई गई थी, उसके कारण क्या हुआ? हुन एक क्या था? हुन एक समुदाय था, और यूची भी एक समुदाय कह लीजिए ये था। ठीक है, एक जाति कह सकते हैं, जनजाति कह सकते हैं, जो भी आप समझिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पड़ोसी कबीले यूची को यूची को पश्चिम की ओर खदेड़ दिया, पश्चिम की ओर भगा दिया उनको। कुषाण जो था, इसी यूची कबीले की एक शाखा थी, और भारत में इस कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस ने की थी। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। उसके बाद हम लोग कुषाण वंश के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसके बाद हम कनिष्क के बारे में लिखेंगे। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था, जो 28 ईसा पूर्व में सम्राट बना। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि कुषाण वंश का महान शासक कौन हुआ? तो कनिष्क हुआ। और कनिष्क ने राजगद्दी कब, कनिष्क का राजारोहण कब हुआ? राज्यारोहण कब हुआ, या कनिष्क राजगद्दी पर कब बैठा? तो 28 ईसा पूर्व में, 28 ईस्वी में बैठा था। पूर्व नहीं होगा, 28 ईस्वी में बैठा था। उसने चीन को जीता तथा कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया, यानी कि उसने अपने नाम पर कश्मीर में एक नगर बसाया था। वो बहुत ज्यादा युद्ध करता था, उसके इसी बिहेवियर से, उसके इसी युद्ध के व्यवहार से तंग आकर उसके ही सेनापतियों ने उसकी हत्या कर दी थी। क्योंकि वो अकेला तो युद्ध करता नहीं होगा, उसके सेनापति भी होंगे, उसकी सेना भी होंगे। इतना ज्यादा ना युद्ध करता था कि उसके सेनापतियों ने ही मार दिया उसको। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि किस निम्नलिखित में से किस राजा की हत्या उसके सेनापति ने कर दी? तो किसकी हत्या कर दी थी? किसकी हत्या कर दी थी? कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क की हत्या कर दी थी। या ऐसे भी पूछ सकता है कि कुषाण वंश के महानतम किस महानतम शासक की हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? तो कनिष्क, मतलब कनिष्क की हत्या की गई थी। तो उम्मीद करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का जो ऐसा प्रारूप आएगा आपके सामने, तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि आपने सब्जेक्टिव किया है और साथ ही साथ आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं फिर अपने अगले सेशन पे, अगले क्वेश्चन पे। वर्तमान इतिहास लेखन में अभिलेखों की उपादेयता सिद्ध कीजिए। राजस्थान और बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग समय में, इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर करना जरूरी है। कभी किसी बोर्ड में पूछ लिया जाता है, कभी किसी बोर्ड में पूछ लिया जाता है। राजस्थान के 2012 में पूछा है, और बिहार बोर्ड के 2016 के एग्जाम में पूछ लिया है। हो सकता है आने वाले समय में आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम में देखने को यह क्वेश्चन मिल जाए। अभिलेखों का अर्थ क्या होता है? आंसर करेंगे हम लोग, अभिलेखों का अर्थ या तात्पर्य, पाषाण यानी पत्थर, धातु कुछ भी हो सकता है, लोहा हो सकता है,
तांबा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर मिट्टी के बर्तनों पर उत्कीर्ण लेखों से जो चीजें लिखी जाती है उससे संबंध है इसका। इसके द्वारा तत्कालीन सामाजिक यानी कि उस समय में राजनीतिक, साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन जो था यह कैसा था, या यूं कह सकते हैं समाज मूल रूप से कैसा था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख के द्वारा उसके धर्म प्रचार प्रसार के उपाय यानी कि किस तरह से धर्म का प्रचार करना है, धर्म का प्रचार करना है, वो बातें बताई गई थी। प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, मानवीय पहलुओं और इत्यादि के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी मिलती है। किसके द्वारा? अभिलेख के द्वारा। इस अभिलेख की महत्ता इस बात से और अधिक हो जाती है कि जो मात्र अभिलेखों के आधार पे एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था भंडारकर महोदय, ठीक है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभिलेखों का अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पे उन्होंने इतिहास लिख दी, जबकि जो इतिहास जो है काफी सफल माना जाता आज के समय में। तो इतनी ज्यादा महत्ता है अभिलेखों की, यानी कि अभिलेखों के मात्र अध्ययन से ही इतिहास उन्होंने लिख दिया था, जबकि बहुत सारे इतिहासकार ने साहित्य का अध्ययन भी किए हैं, अभिलेखों का भी अध्ययन किया है, पुरातात्विक साक्ष्यों का भी अध्ययन किया है, लेकिन भंडारकर महोदय ने सिर्फ अभिलेखों के ही आधार पर जो अशोक का इतिहास लिख दिया और बहुत ही सफल माना गया, बहुत ही सुंदर माना गया है इसको। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फिर अपने अगले सेशन में, अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुद को मुझे हाइड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से हम लोग जानते हैं, की उपलब्धियां का वर्णन कीजिए। ठीक है, इनकी उपलब्धियों का वर्णन 2 नंबर में थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि इनके समय में बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनके समय में। आंसर करेंगे हम लोग, चंद्रगुप्त द्वितीय या जिनको विक्रमादित्य कहते हैं, यह गुप्त वंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे, एक शक्तिशाली राजा थे। इनका शासन काल जो, उसका शासन काल यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जा रही है, साहित्य, भाषा, दर्शन शास्त्र और विज्ञान की प्रगति का योग माना जाता है। यानी कि सब चीजों का, जितनी भी चीजें हैं, साहित्य है, भाषा है, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, इन सभी का विकास जो है साथ साथ हुआ है। उनके दरबार में 9 बड़े बड़े साहित्यकार थे, मतलब अलग अलग फील्ड के लोग थे, जिनमें साहित्यकार थे, वैद्य थे, वैज्ञानिक थे, कवि थे, कथाकार थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से नवरत्न कहा जाता था। इनमें कुछ प्रमुख नाम है, जैसे कि वैदराज, धनवंतरी, प्रसिद्ध नाटककार कालिदास, या खगोल शास्त्री या गणितज्ञ कह सकते हैं वरामिहिर, ये कुछ प्रमुख नाम थे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा कि धनवंतरी किनके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, या कालिदास किनके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वरामिहिर किनके दरबार में रहा करते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, या ऐसे भी पूछ लेगा, निम्न में से कौन गुप्त काल से संबंधित मशहूर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे? कालिदास दे देगा, धनवंतरी दे देगा, वरामिहिर दे देगा, और भी कोई नाम दे सकता है, तो आपको ऐसे भी करके ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद, इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल महान बौद्धिक जागरण और विकास का काल माना जाता था। वह स्वयं वैष्णव मतावलंबी था, यानी कि मतावलंबी कहने का अर्थ है वैष्णव वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति था वह, लेकिन वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। यानी कि अगर किसी और धर्म के लोग थे, किसी और धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, तो वह उसकी पूरी आजादी देता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो था, इसी के समय में भारत आया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही भारत आया था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा याद करना पड़ेगा पहले वाले पैराग्राफ में, क्योंकि यहाँ पे जो है ना नाम से रिलेटेड है, और इसलिए आप याद कर सकते हैं। 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशोक द्वारा अपने अधिकारियों और प्रजा को दिए गए संदेशों में वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। 20 बिहार बोर्ड, झारखंड और राजस्थान 15 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर करेंगे हम लोग, थोड़ा सा बड़ा आंसर है इसका। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। सम्राट अशोक ने सभी धर्मों को सरल स्वरूप स्थापित किया, सभी धर्मों का सरल स्वरूप स्थापित किया, जो धम्म कहलाया। अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों और प्रजा को, यानी कि अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए, जो मौर्य वंश के अशोक के बाद राजा हुए,
और जो प्रजा थे, माफ कीजिएगा यहाँ अधिकारी लिखा हुआ है, यानी कि अशोक का जो प्रशासन चलता था, जिन अधिकारियों की वजह से, जिन अधिकारियों की बदौलत उनको और अशोक ने अपनी प्रजा को धम्म का संदेश दिया, जिसकी प्रासंगिकता आज भी है। अशोक के धम्म का स्वरूप जो है यह मानवतावादी था। कैसे था कि अशोक ने अपने धम्म में बड़ों का आदर करना सिखाया, या उन्होंने कहा कि बड़ों का आदर करें। सेवक तथा दासों के प्रति जो आपका व्यवहार है यह उदार होना चाहिए, तथा दूसरे संप्रदायों के प्रति जो है यह आदर की भावना होनी चाहिए। अशोक ने अपने धम्म में ये सारी बातें कही थी। पूछा गया है कि जो प्रजा को दिए संदेशों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता क्या हो सकती है। अब हम वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता की बात करेंगे। तो वर्तमान युग में हम देखते हैं कि कई जो नई युवा पीढ़ी है हमारी आपकी, या हमसे जो कुछ बड़े युवा पीढ़ी है, उनको जो है अपना माता पिता बोझ लगता है। वो लोग अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि हम अलग रहें, हमारे माता पिता अलग रहे, और उनको उपेक्षित और अकेला वो छोड़ देते हैं। धनी जो लोग होते हैं और जो लोग शक्तिशाली होते हैं, वो गरीब लोगों की क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, और उनके अधिकारों को दबा देते हैं, उनका शोषण करते हैं। व्यक्ति अपने धर्म को अच्छा बताकर दूसरों की बुराई करता है। हिंदू मुस्लिम की बुराई करता है, मुस्लिम हिंदू की बुराई करता है। जबकि अशोक का धम्म हमें यह नहीं सिखाता है। अशोक के धम्म में जिन आदर्शों का उल्लेख किया गया है, यदि व्यक्ति उन्हें अपने जीवन में उतार ले तो एक आदर्श एवं सुखी जीवन जी सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया। और अशोक के जो धम्म है ना, यह उस समय नहीं बल्कि आज के समय में भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि हमें करना चाहिए, अपने से जो बड़े हैं, माता पिता हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, उनका आदर करना चाहिए। साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमसे जहाँ तक संभव हो सके उनकी मदद कर देनी चाहिए। चाहे अगर हम शक्तिशाली हैं तो इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने बल का, अपने पराक्रम का, अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। अपने धर्म को अच्छा, हमारा धर्म अच्छा है, उनका धर्म अच्छा है, हमारा भी धर्म अच्छा है। हमारा धर्म अच्छा है, इस वजह से हम किसी दूसरे धर्म के लोगों की उपासना, क्या कह सकते हैं, अवहेलना नहीं कर सकते, उनका मजाक नहीं उड़ा सकते, उनका उपहास नहीं उड़ा सकते। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा, ये सब सीखने की चीजें हैं, ठीक ना। ऐसा सिर्फ पढ़िए मत, सीखिए भी, जो चीजें होती है ना वो सीखिए भी। बढ़ते हैं अपने आगे के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, ये 3 क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग बोर्ड एग्जाम में, यूएसएबी यानी उत्तराखंड, झारखंड और सीबीएसई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 16 महाजनपद से आप क्या समझते हैं। एक प्रभावशाली महाजनपद का उल्लेख कीजिए, मगध आ जाएगा। उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। और यहाँ भी क्या पूछा गया है, प्रभावशाली। यहाँ भी क्या पूछा गया है, शक्तिशाली। आधुनिक इतिहासकारों ने मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद किस प्रकार बताया है, स्पष्ट कीजिए। सबका आंसर लगभग एक सा हो जाएगा, इसलिए ये तीनों क्वेश्चन एक ही जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपको एक ही जगह देखने को मिल जाएंगे। 2013 सीबीएसई, उत्तराखंड 2016 और झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। आंसर देखते हैं हम लोग। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 राज्यों का उदय हुआ जिन्हें महाजनपद के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल डिफरेंट आपको आंसर मिलेगा, बिल्कुल सबसे अलग। उनमें से बहुत सारे थे, जैसे वज्जी, मगध, कौशल, ये सब आप लिख सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है। जो 16 में 3-4 का नाम याद रखिएगा, लिख दीजिएगा। ये सब जो क्या थे, गांधार था, अवंती था, ये सब महत्वपूर्ण जनपद थे। हर्यक वंश, हम लोग मगध की बात करने वाले हैं अब। हर्यक वंश का शासक जो था बिंबिसार के नेतृत्व में मगध का उदय हुआ, ठीक है। यानी कि मगध की जो स्थापना बेसिकली जो की गई थी, यह हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के द्वारा की थी। उसने विजय यानी कि युद्ध करके उसको जीता, और आक्रमण यानी कि दूसरे देशों पर, दूसरे राजाओं पर उसने आक्रमण किया, युद्ध किया। इसकी नीति शुरू की जो कि अशोक के कलिंग युद्ध के साथ जो है समाप्त होगी। कलिंग युद्ध के बाद आपको पता है अशोक ने अपने हथियार, अपने शस्त्र डाल दिए थे, और बहुत अधिक परिवर्तन आया था अशोक में। मगध साम्राज्य को अपनी भौगोलिक स्थिति का बहुत फायदा हुआ। जैसे अगर बात करें तो लोहे का भंडार मगध में बहुत ज्यादा था, जो हथियार बनाने के काम आता था, ठीक है। जो राजधानी से बहुत ज्यादा दूर नहीं, बहुत नजदीक ही था, उस लोहे का हथियार बनाया जाता था। और ऐसे ऐसे हथियार बनाए जाते थे उस समय के हिसाब से कि मगध का जो भी दुश्मन था उसके पास इस तरह के हथियार होने की
संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर होती थी या बनाना बहुत आसान नहीं था। अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। मगध की राजधानियों की भौगोलिक स्थिति बहुत ही ज्यादा निर्णायक थी। अगर मैं राजगीर की बात करूं तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, जो उस समय के हिसाब से इसको अभेद बनाता था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया गया, किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। तो जो पाटलिपुत्र जो अवस्थित है, गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर अवस्थित है, जिस वजह से इसको व्यापारिक लाभ भी काफी ज्यादा हुआ, और नदियों के संगम पर स्थित होने की वजह से भी पाटलिपुत्र को, यह नदी जो है, नदी के कारण पाटलिपुत्र बहुत ही ज्यादा अभेद था, यानी कि दुश्मन जो इस पर आक्रमण नहीं के बराबर करने वाला था, क्योंकि उसको नदी पार करके आना पड़ता उसको और उसकी सेना को। और जबकि मगध बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल से जो क्या था, एक महाजनपद था। ठीक। मगध की सैन्य ताकत काफी अधिक थी, उसके पास हाथियों तथा घोड़े की विशाल सेना थी। इन्हीं सब कारणों से मगध भारत के सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में स्थापित हुआ। उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर का जो ये क्वेश्चन आंसर है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो एक बार आप देख लीजिएगा। बहुत ही जो 150 से 150 शब्दों में कहता है लिखने के लिए, काफी शब्द है, इससे ज्यादा आप कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप लिखते हैं तो आपका टाइम भी बहुत ज्यादा किल हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर अपने अगले सेशन पे, यानी कि अगले क्वेश्चन पे। अशोक के अभिलेखों में उपयोग की गई 2 लिपियों के नाम लिखिए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अशोक के, जैसा कि हम लोग लिखते हैं अपना आंसर, अशोक के अभिलेखों में उपयोग की गई 2 लिपियों के नाम जो है निम्नलिखित है। पहला है ब्राह्मी लिपि, जिसको बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था, और दूसरा है खरोष्ठी लिपि, जिसको दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो पूरा पूरा नंबर आपको मिलने की संभावना है। साथ ही साथ एग्जामिनर को यह भी लगता है कि इस बच्चे को कुछ ज्यादा आता है, और इसने जो भी लिखा है बहुत रेलेवेंट है, बहुत ही उचित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। सीबीएसई 2017-19 और बीएसई भी 2015 में पूछा गया है। मौर्य प्रशासन का वर्णन करने के लिए क्या कहा है। जो चंद्रगुप्त मौर्य से ही हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि मौर्य वंश की जो मौर्य वंश जो शुरू होता है यहीं से शुरू होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य का ही प्रशासन सबसे ज्यादा उचित माना जाता था। उसी को फॉरवर्ड किया गया बिंदुसार के द्वारा, यानी कि उसी को बढ़ाया गया बिंदुसार के द्वारा, अशोक के द्वारा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन था काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। यह जो शासन था यह एक तंत्रात्मक था, यानी कि कह सकते हैं जो सब कुछ था यह राजा के अधीन था। जो स्वयं राजा जो था, मतलब राज्य का सर्वोच्च अधिकारी, माफ कीजिएगा, सही है, वह स्वयं किसके बारे में बात की जा रही है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की जा रही है कि वह स्वयं राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। अब हम बात करेंगे कि मौर्य प्रशासन को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय शासन, नगर शासन तथा ग्राम शासन। ठीक है। एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, पहला है हमारा केंद्रीय शासन। राजा जो है सत्ता के केंद्र में था, यह राजा सत्ता का केंद्र था, ऐसे आप लिख सकते हैं। सम्राट जो था न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था, और वह अपनी सेना का शीर्षस्थ अधिकारी था। किसका था? सेवा नहीं बल्कि सेना का भी शीर्षस्थ अधिकारी होता था, जिसको हम कमांडर इन चीफ भी कहते हैं। राजा जो था यह निरंकुश नहीं था, उस पर मंत्री परिषद का अंकुश था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद थी, जिसमें 12 से 20 मंत्री होते थे। और ये यहाँ पे वर्ड लिखना है, ऐसे नंबर लिखना है, वर्ड मत लिख दीजिएगा। 12 से 20 आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि यह ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। जैसे आप नंबर लिखते हैं एकदम से नजर जाएगा एग्जामिनर का, अच्छा कुछ नंबर लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। केंद्रीय शासन सुविधा की दृष्टि से कई भागों में विभक्त था, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, यानी कि उन विभाग जिस भागों में विभक्त था उनको तीर्थ, या आजकल के समय में कह सकते हैं विभाग कहा जाता था। प्रत्येक तीर्थ या विभाग का जो अध्यक्ष था इसको महापात्र या अमात्य कहते थे। अर्थशास्त्र में इन महापात्रों या इन अमात्यों की संख्या जो है यह 18 बताई गई है। ठीक है, तो केंद्रीय शासन ऐसा था। दूसरा है प्रांतीय शासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की विशालता को देखते हुए उसे कई प्रांतों में विभाजित कर दिया था। बहुत जगह आपको 4 मिल जाएंगे, लेकिन अशोक का जो शिलालेख मिला है, अशोक का जो अभिलेख मिला है, उसमें 5 प्रांत का जिक्र किया गया, और यहाँ पे मैंने वर्ड में लिख दिया, आप 5 ऐसे लिखिएगा। ठीक है, कौन कौन से थे? उदीच्य उत्तरपट उत्तरापट, उदीच्य, उत्तरापत, अवंती, कलिंग, दक्षिणापत तथा प्राची, या जिसको कहीं कहीं पे प्राची आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये जो प्रांत थे
इसके जो प्रमुख थे, जो जिनको राजपाल कहते थे, यह कुमार थे। माफ कीजिएगा, जो प्रमुख थे उनको कुमार कहा जाता था। और यह जो कुमार होते थे, यह राजकीय परिवार के ही सदस्य होते थे, यानी कि मौर्य वंश का ही कोई व्यक्ति होता था जो इन 5 प्रांतों का प्रमुख हुआ करता था। सम्राट इन प्रांतों पर पूरा नियंत्रण रखता था। ठीक है, सम्राट जो है इस प्रांतों पर पूरा नियंत्रण रखता था। तीसरी क्या थी? नगर शासन। मेगास्थनीज ने इसकी बहुत अच्छी वर्णन की है और इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंधन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था, तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और प्रत्येक समिति का कार्य जो था अलग था। इतना ज्यादा एलोबरेट नहीं करना है कि प्रत्येक समिति का नाम लिखना फिर उसके कार्य लिखने हैं। क्यों? क्योंकि 100 से 200 वर्ड में लिख करके आपको खत्म कर देना है। और चौथा है ग्राम शासन। शासन की यह सबसे छोटी इकाई थी और इसका जो मुखिया था ग्रामीक या फिर ग्रामीणी कहलाता था। ग्राम में एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता था जिसको भोजक कहा जाता था। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा ये आप लिख सकते हैं सैन्य व्यवस्था कैसी थी, गुप्तचर विभाग था वहां पे, कि राजा जो है गुप्तचर की नियुक्ति करता था, जो गुप्तचर साधु के वेश में, भिक्षु के वेश में घूमते थे और राजा को रिपोर्ट करते थे। साथ ही साथ जो गुप्तचर होते थे राजमहल में भी रहा करते थे ताकि राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र न किया जाए। गुप्तचर को जो 5 प्रांतों में मौर्य प्रशासन को बांटा गया था, गुप्तचर को वहां भी भेजा जाता था ताकि वहां भी किसी भी प्रकार का जो तख्तापलट है, यह इस प्रकार की जो गतिविधि को अंजाम नहीं दिया जा सके। तो गुप्तचर व्यवस्था भी काफी अच्छी थी। सैन्य व्यवस्था काफी ज्यादा विशाल थी, आप लोग जानते ही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा सेशन। ठीक है, तो सेशन को आज यहीं पे रहने देते हैं। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।